पर ये हमको अब तक तो हमारे प्रैक्टिस में नहीं दिखा है। जी। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपके पास लौटूंगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है वो मुख्य रूप से सांस से जुड़ी हुई तकलीफ होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना और उसकी वजह से वो मौत व्यक्ति की होती है। यानी जो प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो किसी पेशेंट के फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। आप इस बारे में हमको क्या बताना चाहेंगे, और कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको कोविड का ये वायरस प्रभावित करता है और जो कि व्यक्ति की कंडीशन डिटेरियोरेट होने का कारण बन सकता है? मैं आपके थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इस बात को जवाब देने के लिए। आपने कहा था क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी जरूर। अभी मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि मैं जो सोचता हूँ कि जितने हम लोग कोविड के या किसी और वायरस के इतने म्यूटेशन जो नेचुरल म्यूटेशन होते हैं उसमें इतना घातक म्यूटेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। उस पर कि आप अगर पुराने हिस्ट्री में चले जाइए, स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसमें हम लोग की जो मेडिकल चिकित्सा वॉज नॉट दैट मच डेवलप। 1918 की बात है। अब हमको तो ये लगता है, जो मेरी फीलिंग है कि ये अगेन दिस इज द म्यूटेशंस आर आल्सो गेटिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड समवेयर। अब देखिए चाइना इज बेटर नाउ एंड वी आर ऑल सफरिंग। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मामला है, आई डोंट वांट टू कम इन देयर, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट नेचुरल। अब आपने बताया कि फेफड़े के अलावा और क्या क्या अंग होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कॉमन तो यही होता है, हाइपोक्सिया होता है, बिकॉज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी आती है लंग के अंदर। ये वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल्स, और सबसे ज्यादा संक्रमण प्रॉब्लम होती है लंग्स में। लंग्स में अगर HRCT स्कोर 15/25 से ऊपर होता है तो 17, 18, 19, 20, तो उसको पेशेंट्स को लंग में ऑक्सीजन की जरूरत इतनी पड़ती है कि ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। शुरू में हम ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं, फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, इवेंचुअली मास्क में देते हैं, फिर हाई फ्लो कैनुलास देते हैं, फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करते हैं, और उसके बाद वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिफिकेशन। जी, और साथ में ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि वाकई में दरअसल म्यूटेशन जितनी तेजी के साथ हो रहा है वो शक्ति सुई इस दिशा में खड़ी करता है कि ये एक बायो वारफेयर का अंग हो सकता है और ये जेनेटिकली कहीं से मैन मेड डिजास्टर या उसको इंजीनियर कहीं से किया जा रहा हो सकता है। क्या इस तरह की स्टडीज हुई हैं? हम ये कब तक माने कि कोरोना वायरस कब तक म्यूटेट करता रहेगा? हम ये मान लें कि जितना इसका म्यूटेशन होना था वो हो चुका, वायरस म्यूटेट करते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कब तक अपनी फॉर्म्स इस तरह से बदलता रहेगा? देखिए वायरस जो है म्यूटेट करते रहेंगे, जैसे जैसे आप वैक्सीन बनाएंगे दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अब होता क्या है, नॉर्मली इस तरह की वायरस डिजीज जो है हम लोग जब एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर वायरस जीनोमिक एनालिसिस के साथ फिर कर लेते हैं। अब वो वैक्सीन हम लोग, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हुई या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की हर साल में एक बार लगती है और पेशेंट नॉर्मली ठीक रहते हैं और बाकी लोग 80% एफिकेसी का ठीक रहते हैं। अगर इस तरह म्यूटेट करता रहेगा और अगर जेनेटिकली इंजीनियर है तो बहुत ही खतरे की घंटी है, हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे। वी हैव टू डू समथिंग पॉलिटिकली टू स्टॉप पीपल हु आर डूइंग इट। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, जब हम देखेंगे पूरे विश्व के 80% या 70% लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे या वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तो हम सोच पाएंगे कि शायद हम अब इससे निजात पाएंगे। लेकिन देन वी आर नॉट श्योर कि एक और म्यूटेशन ऐसा हो जाए या बना दिया जाए जो वैक्सीन की शील्ड को भी खत्म कर पाए। तो कहने मतलब है द फ्यूचर हैज टू बी टेकन केयर बाय WHO, बाय द अथॉरिटीज, बाय सुपर पावर्स लाइक अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन। These people have to find out the reason, otherwise we will keep on developing with vaccine after vaccine and there is no end to that. तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, सोचने की दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर्स को, खास करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि हाउ टू स्टॉप दिस। You can't stop a natural mutation, but we can always stop a genetically engineered mutations। वो है कि नहीं है मैं समझ नहीं पाऊंगा, I'm not the right person to answer। लेकिन एक शक की जाता है क्योंकि इतने म्यूटेशंस, इतने वायरस हम लोग, ऐसा नहीं कि वायरल डिजीज होती नहीं है। मैं 10, 15, 30 साल की प्रैक्टिस, 25 साल प्रैक्टिस में अलग अलग वायरस होते हैं। गुलेन-बारे सिंड्रोम होता है, वायरल एनकेफेलाइटिस होती है जिससे ब्रेन पे आता है, उसके भी म्यूटेशन होते हैं। कभी इतना संक्रमण वाला, इतना ज्यादा क्वांटिटियस, इतना विरुलेंट कि 1 to 2%, 3%, 4%, 5% मोर्टेलिटी हो जाए। और इतनी सुविधा होने के बाद अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन, इटली जैसा डेवलप्ड नेशन, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट काफी हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोग डेथ्स नहीं बचा पा रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी हैव टू रियली लुक सीरियसली इनटू दिस।
एक डॉक्टर के नाते ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2015 का वो डॉक्यूमेंट यूएस ऑफिशियल्स के हाथ लगा है जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी इस बात को डिस्कस कर रही थी कि क्या कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है। कौन जाने कि हकीकत क्या है, ये हमको देखना होगा। हम एक बार फिर डॉक्टर मयूर जैन के पास चलते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहूंगा कि जिन घरों में कोरोना